किसान भाइयों, आंवला के बाग फलों से लदे हैं और इस समय आंवला के बागों से अच्छी उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो इस समय आंवला के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ NK गुप्ता। राम राम किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग देखो इस समय आंवले के बगीचे में खड़े हुए हैं और आंवले का फलन आ रखा है और फलन में फुलावट भी आ रखी है और 1 महीने पश्चात आंवला तोड़ने पर आ जाएगा। तो आंवला तुड़ाई से पूर्व हमें जिसको कहते हैं शस्योत्तर प्रबंधन में इस समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, इस समय आंवले के बाग में फल लगे हुए हैं। ऐसी दशा में आंवले के बाग में यदि समय रहते समसामयिक कार्यों को कर लिया जाए तो इससे अधिक फलोत्पादन मिल सकता है। एक तो सबसे विशेष बात का अपन को ध्यान रखना है कि हमको सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से रखनी है कि इस समय अपन को किसी भी तरह से सिंचाई में अपन को कमी नहीं रखनी है। अगर अपन ने सिंचाई में कमी रख दी तो इस समय निश्चित रूप से आप पाओगे कि आपके फल भी गिरने लग सकते हैं, फलों की साइज भी छोटी हो सकती है और उस पर फुलावट भी नहीं आएगी। तो एक तो सिंचाई का ध्यान रखिए। आंवले के बाग में फलन की अवस्था पर कुछ समस्याएं आती हैं, जिसका समय रहते निदान कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल उत्पादन ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। एक तो सिंचाई का ध्यान रखिए। दूसरा, जैसे भी आप आंवले देख रहे हो, ये आंवले छोटे और ये बड़े बड़े होने वाले हैं और ऊपर मौसम बदल का भी हो रखा है। तो बदल के मौसम में आंवले में कभी कभी क्या हो कि रोली रोग आने की संभावना रहती है। तो अगर इस समय अपन 2 ग्राम गंधक का पाउडर जो उसका अगर अपन प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देंगे तो इसमें चमक भी बनी रहेगी और इस पर किसी भी तरह का रोली रोग की शिकायत नहीं रहेगी और स्वस्थ और बिल्कुल चमक वाले आंवले दिखाई आपको देंगे। अक्सर देखने में आता है कि बागवान भाई आंवला के बाग में फलों की तुड़ाई समय से न करके लापरवाही वश देरी से जैसे तैसे कर देते हैं, जिससे अधिकांश फल चोटील हो जाते हैं और ऐसे फलों को बाजार में बेचने पर कम मूल्य मिलता है। इसीलिए आंवला के बाग में फलों की तुड़ाई का सही समय और विधि क्या है, इस बारे में जानते हैं। जिन्होंने ठेका दे रखा है, आंवला की तुड़ाई दिसंबर माह में शुरू हो जाती है, तो अपन को ये चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले अपने आंवले की तुड़ाई कर ले, क्योंकि उसके पश्चात सर्दी विशेष पड़ने लग जाती है, पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। पाला पड़ने से आंवले के फलों की क्वालिटी गुणवत्ता में भी खराब होने की, क्योंकि पाला पड़ने से आंवले का जो कलर अभी जो आप बिल्कुल हरा देख रहे हो ना, पाला पड़ते ही ये कलर सफ़ेद हो जाता है। जो बाजार की जो विपणन में है, जो मार्केटिंग गुणवत्ता है, जो आंवले की क्वालिटी की जो गुणवत्ता है खराब आ जाएगी, तो इससे आपको दाम भी कम मिलेंगे, पैसे कम मिलेंगे। 30 दिसंबर से पूर्व ही अगर अपन आंवले की तुड़ाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपन आंवले की फसल का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अच्छी पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं। पहला क्या है कि अपन को सिंचाई की पूरी व्यवस्था रखना है, तो आंवले में सफाई रखनी है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान की कटाई चल रही है और बहुत से किसान धान की कटाई कंबाइन मशीन से करवाते हैं, जिसके कारण फसलों के अवशेष काफी मात्रा में खेतों में रह जाते हैं, जिनको किसान जला भी देते हैं, जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है और इससे पर्यावरण के साथ साथ मिट्टी को भी नुकसान होता है। जबकि कम खर्च में कई ऐसे उपाय हैं जिसे अपनाकर फसल अवशेषों का सही प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो इस बारे में उचित सलाह दे रहे हैं आज हम लोग पराली प्रबंधन, जो कृषि अवशेष रहते हैं, फसल अवशेष, उसके प्रबंधन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग फसलों की कटाई मुख्य रूप से धान की मानव द्वारा होती थी, हंसिया से होती थी, जिससे कि फसल को नीचे से काट लिया जाता था, कोई समस्या नहीं होती थी। अब मजदूरों की समस्या हो गई है, मजदूरों की कमी हो गई है और हम लोग अब कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर निर्भर करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर जब फसल काटता है तो अवशेष को ऊपर तक छोड़ देता है
और एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 620 मिलियन टन कृषि अवशेष उत्पन्न होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 140 मिलियन टन पराली हम खेतों में ही जला देते हैं, जिससे कि बहुत तरह के नुकसान होते हैं। अगर हम इसको जलाते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो कि सूक्ष्म जीवाणु जो मिट्टी के लिए लाभदायक हैं, वो भी जल जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। इससे उनका नुकसान हो जाता है। पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इथिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड और बहुत तरह की जहरीली गैस निकलती है, जो कि हवा में मिल जाती है। और हवा में मिलने से जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा शरीर में जाती है। इससे श्वास संबंधित विभिन्न बीमारियां जैसे खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आंखों एवं त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि इन कृषि अवशेषों को जलाने से जमीन और मानव स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इन कृषि अवशेषों को जलाए बिना खेतों में ही किस तरह से करें फसल अवशेषों का प्रबंधन, आइए जानते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें पराली प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। पराली का उपयोग आमतौर पर हम पशुओं के चारे के रूप में या कंपोस्टिंग के लिए या ईंधन के रूप में या गांव में जो झोपड़ी बनाते हैं उसके लिए उपयोग में लाते हैं। अब अगर हम बात करें 1 टन पराली में 5.5 केजी नाइट्रोजन, 2.3 केजी पोटेशियम पेंटॉक्साइड, 25 केजी पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 केजी सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट और 400 केजी कार्बन संग्रहित होता है, जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका एक समुचित प्रबंधन मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण द्वारा किया जा सकता है। पराली का खेत में ही प्रबंधन कर लें, जो इन सीटू मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए कई पारंपरिक यंत्र उपलब्ध हैं, जैसे कि स्टबल सेवर, मोल्ड प्लाऊ, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, प्लैंकर्स, जिससे कि हम पराली प्रबंधन कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पराली को मिला सकते हैं। अब हमारे पास कई उन्नत कृषि यंत्र भी उपलब्ध हो गए हैं, जैसे राइस स्ट्रा चॉपर। ये राइस स्ट्रा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिट्टी के सतह पर फैला देता है और उसके बाद हम रोटावेटर चला करके उसको मिट्टी में मिला लेते हैं। पैडी स्ट्रा को काट करके और इसको ज़मीन की सतह पर ही छोड़ देना, जो कि मल्च का काम करेगा। ये मिट्टी की नमी को बनाए रखेगा, खरपतवारों को उगने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा। और उसके बाद हम हैप्पी सीडर चला करके और गेहूं के या अन्य रबी फसलों की बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आजकल एक नया यंत्र विकसित हुआ है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने विकसित किया है, सुपर SMS स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे फिट हो जाता है और पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिट्टी के सतह पर फैला देता है। और उसके बाद हम उसको रोटावेटर चला करके या तो मिट्टी में मिला लें या हम उसको मल्च के रूप में वहाँ पर छोड़ दें, जिसके बाद हम बुआई गेहूं की या अन्य रबी फसलों की कर सकते हैं। या इसका स्ट्रा बेलर भी आजकल कमर्शियली अवेलेबल है। स्ट्रा बेलर से हम बेल बना सकते हैं और बेल बना करके उसको खेत से निकाल करके और पराली का अन्य उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन सीटू मैनेजमेंट पराली का अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिन मशीनों के बारे में मैंने आपको बताया है पराली प्रबंधन से संबंधित, उन मशीनों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही हैं। 40% सब्सिडी तो हमेशा ही होती है इस पर, लेकिन अगर पराली प्रबंधन पर 10-20% स्टेट गवर्नमेंट का और टॉपअप भी होता है। और स्टेट गवर्नमेंट सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम है, इसके तहत ये अनुदान दिया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जो आपके स्टेट में है, उसके संपर्क में रहें। मैं किसान भाइयों से, खास तौर से युवाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पराली को जलाने के बजाय सदुपयोग करें उसका, इसके बजाय कि उसको हम जलाएं। तो आप लोग
इससे स्वरोजगार एक स्थापित करें, उद्यम स्थापित करें, जिससे कि आपको वेल्थ मिले और आपका हेल्थ, मिट्टी का हेल्थ सभी कुछ बना रहे। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम में हमने आपको जिला मधुबनी के प्रगतिशील किसान विघ्नेश भगत से मिलवाया था, जो कि सहजन की खेती कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे जानेंगे सहजन की खेती की तकनीक और मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से। करीब 10 एकड़ में सहजन की हरियाली से समृद्धि की गाथा लिख रहे विघ्नेश भगत की माने तो औषधि गुणों से भरपूर सहजन की 1 एकड़ खेती में करीब 25,000 लागत आती है। 5 साल तक इसके पत्ते और डंठल से प्रति वर्ष 1.5 से 2 लाख तक आमदनी हो सकती है। विघ्नेश का कहना है कि सहजन के फल की बजाय इसकी लीफ की अधिक मांग है। बहुत से पेय पदार्थ और दवाओं में सहजन के पत्ते का इस्तेमाल होता है। सहजन की खेती को यहाँ सिर्फ लोग सीजनल समझता था, 2-4 पौधा कहीं हुआ करता था, जिसके कारण गवर्नमेंट का निगाह नहीं जाता है। लेकिन यूएनओ, WHO और विश्व का जो अभी कुपोषण का जो दौर चल रहा है, इसमें सहजन की खेती से, सहजन के पत्ते से, फल से इस कुपोषण को दूर करने का जो अभी एक रिसर्च आया है, इसको लेकर के अभी तक अन्य राज्य में तो है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ बिहार सरकार को अभी सहजन की खेती पर सब्सिडी वगैरह के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो जुड़े, मेरा नाम विघ्नेश भगत है। मेरा नंबर है 9703932821 पर। इस नंबर पर वह कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बाजार में वर्ष भर गेंदे के फूलों की डिमांड रहती है, क्योंकि त्योहार हो या फिर वैवाहिक कार्यक्रम बिना फूलों के पूरे नहीं हो सकते। और ऐसे में गेंदा की खेती करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद सौदा है। गांव अलसीगढ़, जिला उदयपुर की महिला किसान धर्मी बाई गेंदे की खेती करके काफी खुश हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। महिला समूह में जुड़ के खेती की, मक्की की खेती करती है। अब बार सस्ता के जुड़कर मैं गेंदा की खेती किए। 2 फूलों की किस्में, एक तो पूसा नारंगी, पूसा बसंत। मैं गेंदा की खेती किए। आधा बीघा में अपने 4,000 को 700 पौधे के लगाया है। अगस्त महीना में लगाया है। अच्छा फूल आता है, बाजार में भाव को अच्छा मिलता है। इसको दिन भर में रोज का 20 किलो तोड़ते हूँ तो 400 रुपये की इनकम मिलती है। गेंदा के फूलों की बढ़ती मांग और बाजार में मिलता अच्छा मूल्य किसानों को अधिक भाने लगा है। प्रदेश की एक महिला किसान ने पहाड़ी को तोड़कर मक्का की खेती की, जिससे कम आय मिली। फिर इन्होंने परंपरागत फसलों से हटकर गेंदा के फूलों की खेती की, जिससे इनको अच्छी आमदनी मिलने लगी। और आज के समय में ये कृषिका गेंदा के फूलों की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा रही है। तो आइए जानते हैं गेंदा की खेती की तकनीक के बारे में खुद उन्हीं से। 3 बार को ट्रैक्टर से अकाई कराइए, एक उकेड़ी को खाद नकाया, देसी डोलिया बनाई। 40 सेंटीमीटर को ये पौध को लगाया है। आधा बीघा में 4,000 को 700 पौधे के लगाया है। पौधों के गोड़ में आलिया का खाद लगाया है। थोड़ा थोड़ा सब डोलिया बना के पौध लगा के आलिया का खाद लगाया है। फिर के पानी को पिलाया, 20-20 दाड़ा में पानी पिलाया है। फूलों पर कई भी बीमारी आती है तो गौमूत्र को छिड़क के वह बीमारी को दूर करता है। रासायनिक दवाई को काम में नहीं लेता है। लगभग 3 महीने को ये फूल आएगी। किसान भाइयों, ये कृषिका अपनी सूझबूझ एवं कठिन मेहनत से कम खर्चे में जैविक तरीके से पहाड़ियों को तोड़कर गेंदे की खेती कर रही है।
अब आइए जानते हैं इनको आधा बीघा गेंदे की खेती से कितना आमदनी मिलती है और शुद्ध मुनाफा कितना मिलता है, जिससे वो काफी खुश हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनी हुई है। दिन भर में रोज का 20 किलो तोड़ते हैं तो 400 रुपया की इनकम मिलती है। उदयपुर मंडी में जाता है तो रोज का किराया 50 रुपया किराया होता है। इसको साथ में 350 रुपया इनकम मिलती। जनवरी महीना में तक सालते रहते 1800 किलो फूल मिल जाए। लगभग ट्रैक्टर की इकाई दूसरा खर्चा भी लग गया है, खाद का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा 5000 का खर्चा आया है। आधा बीघा में मैं फूलों की गेंदे की ये कमाई को मैं सब खर्चा निकलता करता 30,000 को मैं शुद्ध आय मिली। कोई भी बिना ये मक्की को छोड़ के ये गेंदा की खेती करो तो इसमें फायदा मिलता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम शंभुआ जिला समस्तीपुर के कृषक धनीराम मौर्य ने। यह लहसुन की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धनीराम मौर्य जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, लहसुन भी जो है एक बहुत ही उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए खेत में आपको खाद और उर्वरक, जमीन की मिट्टी का परीक्षण करा करके उसका चयन करना चाहिए। भूमि प्रबंधन व चयन साधारणतया खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका pH 5.8 से 6.5 के मध्य होना चाहिए तथा भूमि की जुताई 2 से 3 बार करने के बाद उसमें गोबर की खाद एवं उर्वरक मिलाकर जुताई करें तथा पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। इससे खाद उर्वरक अच्छी तरह भूमि में मिल जाते हैं। अब बात आती है बुआई के समय की तथा उन्नतशील किस्मों की बात है तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। अगर कमजोर आपका खेत होगा तो ये बहुत अच्छी आप उपज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ज्यादा आपको। और ये सारी फसलें जो होती हैं ये ज्यादा कंपोस्ट को रिस्पांस करती हैं, तो लगभग 200 से 250 कुंटल 1 हेक्टेयर में सड़ी हुई गोबर की खाद देना चाहिए और लगभग 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 80-100 केजी पोटास। और ये फसल काफ़ी फास्फोरस को रिस्पांस करती है, तो 20 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें हम सल्फर भी देते हैं और देना चाहिए। सारा न्यूट्रिएंट एक साथ खेत में बीज बुआई के पहले दिया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रोजन का जो आधा हिस्सा है वो हम बाद में जब फसल जम आती है तब उसको आवश्यकता अनुसार 1 महीने और 2 महीने के बाद इसको देते हैं। किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि लगभग और किस्में जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित हैं उसमें यमुना सफ़ेद 1, 2, 3 करके हैं। ये काफ़ी इसकी कलियां और इसका जो छिलका होता है काफ़ी सफ़ेद होता है। एक श्वेता भी किस्म है, वो भी बहुत अच्छा यहाँ करती है। तो इन किस्मों से कोई भी किसान भाई चयन कर सकते हैं। और 300 से 500 ग्राम तक जो जवा लगता है 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए। किसान भाइयों, आपके लहसुन की फसल में कीट व रोगों का प्रकोप न हो, इसके लिए सबसे सस्ता व अच्छा उपाय है बीजोपचार। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 2.5 प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को उपचारित करके बुआई करें। और दूरी खेत में लगाने का होता है कि कतार से कतार 15 सेंटीमीटर रखें और 2 पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो अमूमन ये तरीका अपनाया जाता है। सिर्फ ध्यान ये रहे कि चूंकि ऊपर हम जो है पेगिंग करके उसमें होल बना करके उसमें डालते हैं बीज को, तो नमी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि उसका अंकुरण में कोई दिक्कत नहीं हो। और इस तरीके से फसल अगर लगाएंगे तो उनको अच्छी उपज मिल सकती है। और उथली जड़ वाली फसल है तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 15
नवंबर के पहले इसको निश्चित तौर पर लगा देना होगा, नहीं तो फसल के लगाने का जो समय होता है उससे भी उसके उत्पादन क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये किसान भाई को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल उसका वक्त आ गया है, अभी वो लगा लें। कोशिश करें कि अक्टूबर के लास्ट तक लग जाए, नहीं तो फर्स्ट वीक नवंबर तक ही इसको मैक्सिमम लगा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। समेकित खेती को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। किसानों के लिए लाभकारी है समग्र गव्य योजना। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश के सभी दर्शकों को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं। और अब मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।